बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2019 का पेपर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे कराची इंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रेशो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। देखते हैं ये क्या कहता है। तो कहता है जेडन इज़ इन बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। के जेडन जो है वो बाइंग सेलिंग करता है और ये सब क्रेडिट पर होता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। मार्च 2019 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री इसने आपको दी है, बैलेंस 1 मार्च 2019 को दे रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री टोटल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019, टोटल जो मार्च के महीने में हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको है $77,000 की। इन्वेंट्री 31 मार्च को बैलेंसेस दे रहा है। एंडिंग बैलेंस एंडिंग इन्वेंट्री है 30,000 की। बैंक ओवरड्राफ्ट है 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल भी आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अगर मैं देखूं तो ये 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। और ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है इन्वेंट्री की तरह। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का अगर मैं टोटल करूं तो ये 90,000 आपके एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स। और ये करंट एसेट्स हैं और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपकी। आपको पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो विद इन ईयर जिसका बेनिफिट्स आपको मिले वो करंट एसेट्स हैं, और वो जो विद इन ईयर आपको पे करना पड़े वो करंट लाइबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से आपने एक्सेस पैसे ले लिए हैं और जो ट्रेड पेबल आपको अपने सप्लायर को पैसे देने हैं ये करंट लाइबिलिटीज़। इन्वेंट्री जो बचा हुआ माल है और जो ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर से पैसा लेना है, ये दो आपके एसेट्स हो गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दे रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर है। कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग रेशोज टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस पे ये रेशो निकालें। द प्रीवियस मंथ्स रेशोज आर शोन इन द लास्ट कॉलम। प्रीवियस मंथ के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं उसने। तो इन्वेंट्री रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आपको निकालना है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है कि एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है और एंडिंग इन्वेंट्री भी आपको दी, दोनों को जमा करें 70,000 होता है और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 35,000 की आपकी एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई। एवरेज इन्वेंट्री समझ में आ रही है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे ये 40,000 दी हुई थी और एंडिंग इन्वेंट्री इसको प्लस करें 2 से डिवाइड करें। एवरेज इन्वेंट्री कितनी रही पूरे आपके साल या पूरे महीने कितनी रही वो आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई है 77,000, तो 77,000 को डिवाइड कर दें इस 35,000 से। तो 77,000 डिवाइडेड बाय 35,000 यू गॉट 2.2। और ये इन्वेंट्री का रेट जितना शॉर्ट होगा इतना अच्छा है। ये इंडिकेट ये करता है कि इन्वेंट्री इतनी दफ़ा रिप्लेनिश हो रही है, बिक रहा है माल इतनी दफ़ा महीने के अंदर। तो इसका मतलब है बिकेगा तो फिर 1.4 रेशो शो कर रहा था। 1.44 टाइम्स के बाद जो इतनी दफ़ा माल दोबारा आपको लेना पड़ता है। ये ड्यूरेशन अगर बढ़ जाएगा तो इसका मकसद है माल आपका ज़्यादा वक्त में बिक रहा है, टाइम लग रहा है माल को बिकने में। तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है फ़िलहाल पहली रेशो का कि रेशो बढ़ गया, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का टाइम बढ़ गया है। इसका मकसद है अब ज़्यादा वक्त लग रहा है आपको माल के बेचने में। वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो का फार्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमने ऊपर निकाले थे, आप जमा कर लें। करंट एसेट्स आपके जो हैं वो 90,000 हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं, ये आपने देखा। तो 90,000 को डिवाइड कर दें 100,000 से ये 0.9 आता है। अगेन अगर आप देखें 0.9 to 1, 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए टोटल करंट एसेट्स आपके पास 0.9 सेंट्स अवेलेबल हैं। और ये अगेन पिछली दफ़ा इसका फरवरी में अच्छा रेशो था कि 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए 1.3 आपके पास जो है पैसा या सेंट्स मौजूद थे। तो ये रेशो और गिर गई। इसका मकसद है कि कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो सही नहीं है।
क्विक रेशो क्या होती है? क्विक रेशो होती है कि उसमें से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें करंट एसेट्स में से, तो फिर क्विकली वो एसेट्स होते हैं जिनकी रियलाइजेशन जल्दी हो सकती है कैश में। तो हमें पता चलता है कि इमरजेंसी में अगर हमें पेमेंट करनी पड़ी करंट लाइबिलिटी की, तो फिर एसेट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास इसे दो हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो बचा ही आपके पास ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल आपके पास 60,000 का है। तो 60,000 को डिवाइड कर दें, वही 1 लाख से, लाइबिलिटी तो आपकी सेम है, तो 0.6 बनेगा। 0.6 इंटू 1 कि अब क्विक रेशो तो और डेंजरस है कि 60 पैसे 60 सेंट्स मौजूद हैं $1 की पेमेंट करने के लिए। इट्स नॉट ए गुड साइन कि आपकी ये 3 रेशोज़ तो काफ़ी अजीब सी हैं। देखिए ये 3 आ गए हैं आपके 2.2 टाइम्स 0.9 0.6, ये रेशो ये आपके पास आ गई जो अच्छा इंडिकेट नहीं कर रही हैं। कहता है क्या है आपसे, कहता है कमेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ जेडन फॉर टू पे द ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेबल पे करने की एबिलिटी शो करें। तो आपने देखा कि आपके पास 1.4 1.3 0.9 1.4 1.3 0.9 ये रेशो आपकी हैं। ये रेशो डिटेरियोरेट हुई हैं वक्त के साथ। तो आपको पता है कि आपकी एबिलिटी पे करने की नहीं है। द वर्किंग कैपिटल रेशो एंड क्विक रेशो आर बोथ बिलो द बेंचमार्क। बेंचमार्क कितना होता है बाय द वे? बेंचमार्क ये होता है कि नॉर्मली जो करंट रेशो होती है इसका 1.5 to 3। अगर हम देखें कि अगर वर्किंग ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर 1.5 आपके पास मौजूद हैं, तो 1.5 to 3 रुपये अगर या $3 आप कह लें, तो अगर ये मौजूद है तो हम कहते हैं कि अच्छा बेंचमार्क है। तो अगर हम देखें तो पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल 1 से तो ऊपर था। ये तो और डिटेरियोरेट हो गया। 0.9 का मकसद है कि जो करंट लाइबिलिटी है उससे भी कम आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं। और क्विक रेशो का बेंचमार्क नॉर्मली 1 होता है कि 1 to 1 कि ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट आपके पास ₹1 तो मौजूद होना चाहिए एसेट्स की सूरत में। और ये 1.5 to 1 होता है अगर मैं बेंचमार्क की बात करूँ तो 1.5 to 3 एक रेशो होती है। लेकिन तो बेंचमार्क से भी कम है ये रेशो। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड पेएबल आर हाई एंड नॉट कवर्ड बाय एक्सपेक्टेड रिसीट्स फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस। कि ट्रेड रिसीवेबल का तो आप देखें हाल ही ख़राब है कि ट्रेड रिसीवेबल आपका जो है ट्रेड पेएबल 75,000 बनता है। अगर पूरे का पूरा ट्रेड रिसीवेबल 60,000 पैसे आपके पास आ भी जाएँ कस्टमर से ये वाले, तो बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस आपका नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है कि आपके पैसे बैंक पर नहीं है, बैंक के पैसे आप पर हैं। तो इसका मकसद है कि एसेट्स आपके इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि आप पेमेंट कर चुके हैं। तो ट्रेड पेएबल जो है वो पेमेंट करने के काबिल नहीं है क्योंकि बैंक बैलेंस नेगेटिव में है। द बिजनेस हैज़ ए सिग्निफिकेंट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड देयर फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी टू पे ट्रेड पेएबल इन इफ़ दे डिमांड पेमेंट। अगर वो डिमांड करते हैं तो आपकी पोजीशन बहुत ख़राब है। करंट रेशो क्विक रेशो आपकी डाउन साइड के ऊपर हैं, पिछले महीने से भी कम हैं, बेंचमार्क से भी कम हैं। तो ये आपके पास कम है। बेंचमार्किंग भी ट्रेड पेएबल आपने देखा, तो ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से हो गया। आपने इंटरप्रेट भी कर दिया जो रिज़ल्ट आए थे। बी पार्ट कमेंट ऑन द एबिलिटी पे कर दिया कि उसकी एबिलिटी बहुत मतलब वल्नरेबल पोजीशन के अंदर है। ही has no ability to pay trade payable, कि इसकी कोई एबिलिटी नहीं है। ही हैज़ नॉट सफिशेंट फंड्स अवेलेबल कि जिससे पेमेंट हो सके। एंड करंट रेशो क्विक रेशो हैव डिटेरियोरेटेड ओवर टाइम कि इसकी और पोजीशन ख़राब हो गई है, इंडिकेटिंग कि जो पोजीशन है फाइनेंशियल पोजीशन इसकी बहुत ख़राब है बिज़नेस के लिए। और वो इसलिए ख़राब है कि अगर जो आपके सप्लायर्स हैं वो आपसे डिमांड कर लेते हैं तो वो हो सकता है आपको माल देना ही छोड़ दें। जब माल देना छोड़ देंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो सकता है, बंद हो सकता है। तो सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। आगे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 जेडन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू मार्केटिंग पॉलिसी। ही डिसाइडेड टू, उसने एक नई पॉलिसी मार्केटिंग पॉलिसी उसने कहा हम डिसाइड करी है उसने कि इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बैलेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। डिक्रीज हिज मार्कअप टू 50% टू इंक्रीज हिज सेल्स रेवेन्यू। देखिए मार्कअप अगर कम हो जाएगा तो रेवेन्यू, फिर एक चांस है कि लोगों को सस्ता माल मिलेगा तो लोग फिर माल ख़रीदेंगे और सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा।
अगर सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर रिसीवेबल का साइकिल भी अच्छा हो सकता है कि लोग पैसे भी देने लगें आपको, तो ये साइकिल एक है, एक पॉलिसी है। ऑफर ट्रेड रिसीवेबल है कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। दूसरा उसने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल जितने भी हैं उनको अगर वो अर्ली पेमेंट करेंगे तो एक कैश डिस्काउंट की पॉलिसी उसने इंट्रोड्यूस कराई। ये वाला काम कहता है जेडन होप टू एंड द मंथ विद ए पॉजिटिव बैंक बैलेंस। उसको एक्सपेक्टेड है कि अगर ये पॉलिसी वो अडॉप्ट करता है तो उसका पॉजिटिव बैंक बैलेंस आ सकता है। द समराइज ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ये हैं। क्रेडिट परचेजेज है 1,15,000 की, और क्रेडिट सेल्स उसने दिए आपको 1,80,000। पेड टू ट्रेड पेएबल बाय चेक, ट्रेड पेएबल को उसने 1,35,000 की पेमेंट करी। पेड फॉर एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंसेस की पेमेंट भी उसने करी है। रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से जो कस्टमर हैं उनसे $2,00,000 आपको मिले हैं। आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 कैश डिस्काउंट, 5,000 रुपये कैश डिस्काउंट देने के बाद $2,00,000 मिले हैं। तो 2,05,000 रुपये का एक्चुअली आपका कस्टमर से पैसे लेने थे, लेकिन आपको 2,00,000 मिले 5,00,000 का कैश डिस्काउंट करके। पहला कहता है कि इन्वेंट्री बताएं। वर्किंग कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एट 30 अप्रैल 2019। एक तो इन्वेंट्री मालूम कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ट्रेड पेएबल कितना है, और बैंक के अंदर कितना पैसा है। तो देखें अब हम जब कैलकुलेट करने जाएंगे, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से करेंगे। अप्रैल के अंदर मौजूद है, अप्रैल की जो मार्च की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, देखिए सवाल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मार्च की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ये 30,000, ये एक्चुअली अब ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी अप्रैल में आके। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपको पता है 30,000, और परचेजेस भी आपको पता है, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री आपको नहीं पता। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 में आप 1,15,000 प्लस कर दें तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री आपको पता ही नहीं है। जब नहीं पता तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलबत्ता अगर आपको पता हो तो रिवर्स वर्किंग करके निकाल लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं पता। अलबत्ता क्रेडिट सेल्स आपको पता है, क्रेडिट सेल्स पता है, और अनफॉर्चुनेटली इसने आपको मार्कअप का रेट दिया है 50%। अगर मार्जिन आपको पता होता, ये कंसेप्ट भी देखें मैंने बहुत डिटेल से, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मार्कअप से मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्कअप हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेट करता है, और मार्जिन जो है वो क्रेडिट सेल्स या सेल्स रेवेन्यू से रिलेट करता है। इस सवाल के अंदर उसने हमें सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। अगर हमें मार्जिन का रेट दे देता तो हम निकाल लेते, तो फिर हमें ग्रॉस मार्जिन पता चल जाता। अगर ग्रॉस मार्जिन पता चलता हमें तो सेल्स में से ग्रॉस मार्जिन को माइनस कर देते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती। कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है तो मिसिंग फिगर निकालनी आसान थी। अभी नहीं दिया तो फिर क्या करें, आप पहले तो मार्जिन से, मार्कअप से मार्जिन कैलकुलेट करें। आप मार्कअप से मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बताया है। मार्कअप है 50%। मार्जिन करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था कि 50, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 50 डिवाइडेड बाय 100, और इसको फ्रैक्शन में करें 51 हो गया, और 2 करें तो 1/2 आ गया। ये जो भी फ्रैक्शन से आता है, आपको समझ आया किस तरीके से करना है। जो भी परसेंटेज दी हुई है आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 50% है तो 50 को फ्रैक्शन में 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 होते हैं, परसेंटेज रिफ्लेक्ट करती है 100 को, तो 50/100। फिर इसको आप डिवाइड करके, सम करके स्मॉल कर लें। 50 को 100 को ऊपर वाले से 50 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 1/2। ये जो नीचे 2 आया है इसके अंदर 1 प्लस कर दें। मार्कअप से मार्जिन के अंदर अगर आपको जानना हो तो नीचे जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, और मार्जिन से अगर मार्कअप के आए तो 1 माइनस कर दीजिएगा। ये लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, देख लें, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी डिवाइडेड बाय 1/3 हो गया, और 1 और 2 को प्लस किया तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो आपके पास क्या आ गया। 1 को डिवाइड करें 3 से, मल्टीप्लाइड करें 100 से, 33.333, और इन्फ्लाइट में 33% आप लगा लें तो 33.333% आपके पास मार्जिन आ गया। जब ये मार्जिन आपके पास आ गया तो फिर आप काम क्या करें, ये क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है, ये 1,80,000 जो दी हुई है इसका आप निकाल लें 33.333%। तो मैं अगर 1,80,000 का 33.33% निकाल लूँ तो ये 59,999.99 आता है। आप इसको इज इक्वल टू करके सिंपल राउंड ऑफ करके 60,000 लिखते हैं, तो ये ग्रॉस मार्जिन हो गया।
ग्रॉस मार्जिन 60,000 हो गया। ग्रॉस मार्जिन का मकसद है अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सेल्स कितनी है? 1,80,000, ग्रॉस मार्जिन कितना है? 60,000, तो कितना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स? 1,20,000। ये 1,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखा आपने मार्कअप जो दिया हुआ था, मार्कअप से हमने मार्जिन कैलकुलेट किया। मार्जिन कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आपने सेल्स रेवेन्यू की जो फिगर दी हुई थी उसके ऊपर इस मार्जिन की परसेंटेज को अप्लाई करा, ग्रॉस मार्जिन आ गया। सेल्स में से ग्रॉस मार्जिन को माइनस करा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब इन्वेंट्री की फिगर निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 रुपये आपके पास है। 1,20,000 आपके पास आ गई। ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं इसमें से, तो एंडिंग इन्वेंट्री आपको पता नहीं है क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री अलबत्ता पता है आपको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री प्लस कर लेते हैं तो आपके पास ये फिगर आपकी दी भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे निकालते हैं इसको कि जो भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स होती है उस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से आप एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एंडिंग इन्वेंट्री प्लस कर लें। और यह इसको एक और आसान तरीके से चलें, ये आपको मैं एक और सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये शायद आपको मुश्किल लगे। आप ओपनिंग इन्वेंट्री से शुरू करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, आसान होगा आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है तो आप क्या करें, इस 30,000 को ओपनिंग इन्वेंट्री, ये 30,000 आपको दिया हुआ था आप लिख लें, इसमें ऐड करें परचेजेस। परचेजेस कितनी है देखिए, ये सवाल में आपको दिया हुआ है 1,15,000, ये 1,15,000 प्लस कर दें। तो 1,15,30 ये हो गए 1,00,000, ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, इसमें से लेस क्या करते हैं? एंडिंग इन्वेंट्री, जो आपको नहीं पता, तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? ये आपने ऊपर 1,20,000 निकाला। तो इसका मकसद है यहाँ जो 1,45,000 में से यहाँ से माइनस आपने किसी फिगर को किया तो उसके बाद क्या फिगर आ गई आपकी? ये आ गई 1,20,000। तो आप 1,20,000 में से अगर 1,45,000 में से माइनस कर दें, इसमें इसको प्लस कर दें, या इस 1,45,000 में से माइनस कर दें 1,20,000 को, तो आपके पास 25,000 आता है। तो इसका मकसद है कि इसमें से जब आपने इसको माइनस किया तो 25,000 ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गई। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या हुई कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। आप देख लें 1,45,000 में से अगर आप 25 को माइनस करेंगे तो भी 1,20,000 आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, परचेजेस सवाल में दी हुई है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली, इसमें से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करें। एंडिंग इन्वेंट्री जैसे मैंने आपको यहाँ कर बताई तो ये एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर आ गई और आप कह सकते हैं कि 25,000 ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब देखिए ये 25,000 रुपये, ये वर्किंग अगर आप जिस तरीके से आपको अच्छी लगे आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। मैंने आपको आसान तरीका बताया वर्किंग करने का कि मार्कअप से मार्जिन के अंदर कन्वर्ट कर लें और सेल्स रेवेन्यू पे उसको अप्लाई कर दें, मार्जिन आ जाएगा, सेल्स में से उसको माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमने सीखा। अल्टरनेटिव अगर आपको कोई और वर्किंग मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब आ जाएं ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर के ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी आप ऊपर से आएँ, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल का? ये 60,000। ये बैलेंसेस आपके पास अप्रैल के महीने में आके ओपनिंग बनेंगे तो 60,000 का ट्रेड रिसीवेबल आपके पास था। ये देखें ये 60,000 का ट्रेड रिसीवेबल आपके पास ये आ गया। इसमें प्लस कर दें जो माल क्रेडिट बेचा आपने, क्रेडिट कितना बेचा है वो आपके पास यहाँ आ रहा है। क्रेडिट सेल्स है 1,80,000 रुपये की, तो अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो ये 1,80,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद देखें आपने रिसीव्ड किया है एक चेक 2 लाख रुपए आपको कस्टमर से मिले हैं 5,000 डिस्काउंट के बाद, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक डेबिट
2 लाख रुपए से रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बाय चेक 2 लाख रुपए से। उसके बाद सेल डिस्काउंट 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये का आपने डिस्काउंट भी दिया, कैश डिस्काउंट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,05,000 रुपये से। तो 2,05,000 रुपये से ये क्रेडिट होगा। इसीलिए आप देखें क्रेडिट का मकसद है कम हो जाएगा, तो आप देख रहे होंगे 2 लाख रुपये एक माइनस है और 5,000 रुपये एक माइनस है। एंट्री का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बड़ा सिंपल है। 60,000 ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, 1,80,000 रुपये का माल उधार बेचा, 2 लाख रुपये पैसा मिला आपको, 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअली 2,05,000 रुपये से ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ। अब जब इसको आप करेंगे तो 60,000 में 1,80,000 रुपये प्लस कर लें, सिंपल कैलकुलेटर ले लें, माइनस करें 2 लाख और माइनस करें 5,000, तो ये आपके पास 35,000 का ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपके पास। ये आ गया ट्रेड पेबल। इसी तरीके से ट्रेड पेबल का बैलेंस देख लें कितना है। ट्रेड पेबल का बैलेंस आपके पास 75,000 रुपये ये पड़ा हुआ है, तो 75,000 रुपये ये आपके पास आ गए। ये आपने देखें 75,000 ये लिखा। फिर आप देखें ट्रांजेक्शन्स जो दी हुई है, ट्रांजेक्शन्स क्या दे रहा है आपके, ट्रांजेक्शन्स के अंदर बता रहा है कि क्रेडिट परचेज, उधार माल ख़रीदा, तो आपको पता है परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेएबल जो है इसके अंदर प्लस हो जाएगा 1,15,000 रुपये का, और अगर कोई पेमेंट करी है तो माइनस हो जाएगा। ये आपने ट्रेड पेएबल की पेमेंट 1,35,000 रुपये की पेमेंट करी है तो 1,35,000 रुपये माइनस हो गए। तो 75,000 में आप प्लस कर लें 1,15,000 और माइनस कर दें 1,35,000, तो ये 55,000 आपके पास ट्रेड पेएबल का बैलेंस आ गया। फिर बैंक आ जाएं। बैंक ओवरड्राफ्ट था आपके पास, पुराना आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का बैलेंस कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो ये 25,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस हैं, इसीलिए देखें ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपने। तो जो पेमेंट है उसे ब्रैकेट में लिख दें। और अब उसके बाद देखें ट्रांजेक्शन्स क्या हैं आपकी। 2 लाख रुपये आपके पास कैश आया है, ये पेड कराया आपने 1,35,000 रुपये की पेमेंट है, और 1,35,50 दो पेमेंट्स हैं और एक रिसीट है 2 लाख रुपये की। तो 2 लाख रुपये की रिसीट जो है वो क्या करेगी, ये 2 लाख रुपये की रिसीट आपके पास ये आ गई, और इसको प्लस कर दें, ये कम करेगा इसको, और बाकी सब माइनस है। 1,35,000 भी माइनस है, 25,000 भी माइनस है। तो ये 25,000 रुपये ऑलरेडी था आपके पास, 1,35,000 रुपये इसमें प्लस कर लें, 50,000 रुपये भी प्लस करें क्योंकि पेमेंट हो रही है, 2 लाख आप माइनस करें इसमें से जो आया, तो 1,10,000 का देखें क्रेडिट बैलेंस अभी भी बाकी है। क्योंकि देखें 25,000 रुपये आपके पास थे, नेगेटिव बैलेंस था, 1,35,000 की पेमेंट करी तो 25 1,35,000 ये कितने बनते हैं, 25,000 1,35,000, 1,60,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस हो गया। 50,000 की और पेमेंट करी तो 2,10,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस हो गया। और प्लस कितना है, पॉजिटिव बैलेंस एक है जो कस्टमर से पैसा आया 2 लाख, तो नेगेटिव बैलेंस कितना आ गया 10,000। ये नेगेटिव बैलेंस आपके पास आ गया। इस तरीके से आपने जो मिसिंग फिगर थी उसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आगे आए, देखें वो क्या कहता है आपसे। कमेंट ऑन द सक्सेस ऑफ जेटन्स न्यू मार्केटिंग पॉलिसी, सपोर्ट योर आंसर बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑन इस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को सामने रखते हुए आप कमेंट करें इसके ऊपर। तो देखिए हमारे करंट एसेट्स कितने हो गए। अगर हम करंट एसेट्स देखें तो करंट एसेट्स हमारे पास 2 हैं, एक इन्वेंट्री है और एक ट्रेड रिसीवेबल है। इन दोनों को मैं टोटल करूं तो 25 और 35 कितने हो गए, ये 70,000 के करंट एसेट्स हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 55,000 के ट्रेड पेबल हैं और 10,000 ये, 55 और 10 65। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके करंट एसेट्स बढ़ गए, 5,000 से बढ़े हुए हैं आपके इस पॉलिसी के नतीजे में। और अगर आप पहले आए तो यहाँ आप देखें, यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था, यहाँ देखें शुरू के अंदर क्या था, 30,000 ये और ट्रेड 60 और 30 90, यानी 90,000 के करंट एसेट्स थे और 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज़ थी। तो लाइबिलिटी हमारे पास ज़्यादा थी। अब इस पॉलिसी के रिजल्ट में हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो निस्बतन बेहतर हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कम है, 5,000 से फ़र्क पड़ा है।
तो ओवरड्राफ्ट को भी देखें, ओवरड्राफ्ट की 25,000 से कम होकर 10,000 रुपये हो गया, तो अच्छा है, ये रिड्यूसेस द ओवरड्राफ्ट बाय 15,000 टू फ्रॉम 25,000 टू 10,000, यानी रिड्यूस बाय 15,000 रुपये से कम करा है और 25,000 से कम होकर 10,000 रुपये आ गया। द कैश डिस्काउंट ऑफर टू ट्रेड रिसीवेबल अपीयर्स टू बी वर्किंग विद द रिड्यूस बैलेंस ऑफ 35,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। पहले देखें 60,000 था ट्रेड रिसीवेबल, अभी हम देख कर आ रहे हैं 60,000 था। 60,000 से मंथ एंड पे अगर इस महीने में 35,000 रुपये है तो इसका मतलब है जो कैश डिस्काउंट हमने दिया वो काम कर रहा है, लोग पेमेंट कर रहे हैं हमें। देर आर नाउ मोर फंड्स टू पे ट्रेड पेएबल, फंड्स हमारे पास अवेलेबल, देर आर नाउ मोर फंड्स टू पे ट्रेड पेएबल, द बैलेंस इज फॉलिंग एंड विद इट द रिस्क ऑफ a disruption of supply, it is reduced by 20,000, 75,000 to 55,000। देखें आपके ट्रेड पेएबल कम हो गए, 55,000 रुपये हो गए, शुरू में 75,000 से कम हो के 55,000 रुपये हो गए, एक्चुअली 20,000 का रिडक्शन आया है इसके अंदर। फंड्स अभी भी आपके पास आल्दो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेकिन अब आपके पास फ़ंड कम से कम इस लिहाज से हैं कि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डिसरप्शन जो सप्लाई आपको पहले पिछले महीने हो गया था कि यार ऐसा नहीं हो बिज़नेस ही बंद हो जाए, वो रिस्क आपका थोड़ा सा कम हुआ है। द इन्वेंट्री लेवल्स हैव डिक्रीज बाय 5,000 फ्रॉम 30,000 टू 25,000 के 30,000 से इन्वेंट्री कम हो के 25,000 कम हो गई, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि इन्वेंट्री आपके पास बिक रही है और उसका स्टॉक आपको नहीं रखना पड़ता। ऑल्दो द एम ऑफ ए पॉजिटिव बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ हैज़ नॉट बीन मेट, क्योंकि उसका देखें जब हम पढ़ रहे थे तो उसका पॉइंट ये था कि ये पॉलिसी करके पॉजिटिव बैंक बैलेंस आएगा उसका, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं आया, अभी भी 10,000 का नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन बाकी इंडिकेटर बता रहे हैं द बैलेंस इज़ मच अप्रूव्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव बैलेंस। इसका बैलेंस अच्छा इंप्रूव हुआ है और पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रहा है। ओवरऑल करंट एसेट्स हैव रिड्यूस बाय 30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ बाय 35,000। सो ओवरऑल देयर इज़ ए बेनिफिट, ओवरऑल यहाँ बेनिफिट है। देखें ये 30,000 से कम हो गई क्योंकि लाइबिलिटी आपकी पहले जो एसेट्स थे आपके 90,000 थे, 90,000 से करंट लाइबिलिटी आपकी कम हुई है। देखें ये 70,000 से 65,000। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो ट्रेड एसेट्स जो आपके पास टोटल एसेट्स पहले 1 लाख के, पहले टोटल एसेट्स कितने थे 90,000 के थे, तो अगर 90,000 से 70,000 तो एसेट तो कम हुए, लेकिन लाइबिलिटी पहले 1 लाख रुपए की थी और 1 लाख से अब वो 65,000 हुई, तो 1 लाख माइनस 65,000, 35,000 से लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हुई है एंड करंट लाइबिलिटी जो है ओवरऑल रिड्यूस हुई है आपकी 35,000 से। और जो करंट एसेट्स हैं 25 और 30, 60 थोड़ी ये 60,000 होता है, ये 25 और 30,000 60,000 है और पीछे जो एसेट्स थे वो 90,000 के थे, ये देखिए 90। तो एसेट्स आपके 30,000 से रिड्यूस हुए हैं लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ 35,000 से। तो ओवरऑल देखें वही आपका जो 5,000 का रिडक्शन है। और तो ओवरऑल ये पॉलिसी, इनकी मार्केटिंग पॉलिसी जो इन्होंने अडॉप्ट करी वो अपेरेंटली लग रहा है कि वो काम कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने करा, रेशो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन इसी समर 2019 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।